नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। वक्त कहानी कुर्सी की का है और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सभी खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी, अभी भागते दौड़ते आप भी पहुंच गए हैं। समीर चौगांवकर जी भी हमारे साथ मौजूद है। आज सबसे पहले बात होगी बिहार की, जहां भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। भरत तिवारी की फैमिली को इंसाफ के लिए आज महापंचायत बुलाई गई है। इसका आयोजन भरत तिवारी के गांव बिलौटी में ही किया जा रहा है। महापंचायत के लिए जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी पहुंच गए हैं। भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात भी करने वाले हैं और इस बीच सरकार पर भी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। लोगों का गुस्सा देखते हुए एक्शन तो लिया गया है। आपको जानकारी दे दूं, भरत तिवारी के एनकाउंटर में शामिल 5 पुलिस वालों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। हत्या, आर्म्स एक्ट, साजिश रचना, इरादतन चोट पहुंचाने की धाराओं में यह एफआईआर दर्ज की गई है। बड़ी खबर आपको और दे दूं, 17 जून को भरत तिवारी का सरेंडर करने के बाद जो एनकाउंटर हुआ था, उसे लेकर चाहे वो संजय झा हो, चाहे जितिन राम मांझी हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे अश्विनी चौबे हो, सबके जो बयान सामने आ रहे हैं, एनडीए के अंदर ही एक तो अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। एनकाउंटर के बाद पुलिस की थ्योरी पर लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए। पहला कदम तो जनता के ही आक्रोश का है, जिसकी वजह से इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बना। पुलिस ने पैर में गोली मारने का दावा किया था, लेकिन पोस्टमार्टम में तो सीने में गोली मारने की बात आई है। सम्राट सरकार में शामिल कई मंत्रियों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाया। जितिन राम मांझी जैसे सहयोगी एनकाउंटर के समर्थन में जरूर खड़े हुए, लेकिन चिराग पासवान ने उन्हें आईना दिखाने का काम किया। तेजस्वी यादव ने जांच के लिए आरजेडी का डेलीगेशन भी भेजा। तो तस्वीरें, बयानात और स्थितियां बहुत सारी हैं। पहले एक बार आपको वो वीडियो देखना चाहिए जिसे लेकर ये पूरी सियासत शुरू हुई और लोगों का आक्रोश भड़का और ये सवाल खड़े हुए कि भाई ये एनकाउंटर था या ये हत्याकांड था, क्योंकि जो व्यक्ति सरेंडर कर चुका है फिर उसके ऊपर गोली क्यों चलाई गई। आप सिर्फ पहले ये वीडियो देखें, फिर इससे जुड़ी हुई सियासत की बात करेंगे। कटाइएगा चलाई करता रे पिस्तौल आ रहा हूँ वीडियो जाता है क्या रे गोली न चलाई हट ना ठोक दे बेचारा हट ना तू। अरे सुनो सुनो बोल रहा है तो निकलेगा घुस लेके बोलिए नहीं निकलेगा। ये बिहार पुलिस जो है ये सब पागल साबित करके मुझे ले जाना चाहता है। मतलब कि जब भगत सिंह भी लड़ रहे थे समाज और देश के लिए, तो उस समय भी पागल साबित किया गया था। तो देखिए इन लोगों को हम अपना पागलपन दिखाते हैं, कैसे इस सबको दौड़ा के भी मारते हैं। कमाड़ी क्या बंद किया रहे तू सब? खोल आ रहे बाहर, खोल दिखाते हैं, खोल कमाड़ी काला बंद किया रहे बोल काला बंद किया रहे पागल। खोल दरवाजा आ रहे बाहर, खोल। अभी तू सबका साला दौड़ा के मारेंगे। अभी तेरा एनकाउंटर है, चल खोल। घर में है आप लोग ले भरत भूषण तिवारी को कहा जा रहा है कि अभी तुम्हें दौड़ा के मारेंगे, अभी तुम्हारा एनकाउंटर करेंगे। अब देखिए ये जो आक्रोश हर्षवर्धन जी इस बात को लेकर है कि भाई ये जो एनकाउंटर किया गया, क्या ये मर्डर था? इसके लिए आक्रोश हुआ, आक्रोश रैली निकाली गई, सम्राट चौधरी पर दबाव बना, कानूनी कार्रवाई की गई, आगे जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन इससे लेकर अब सियासत जबरदस्त हो रही है और सबसे पहली बात तो एनडीए में ही अलग अलग सुर दिखाई दे रहे हैं। सवाल ये भी पूछा जा रहा है, भाई क्या जाति देखकर मर्डर हो रहा है? देखिए मीनाक्षी, इस घटना पर पहले भी मैं बोल चुका हूं और मेरी एक बड़ी स्पष्ट इसमें कोई इफ बट नहीं है। किसी को भी हथियार उठाने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए।
और अगर हथियार उठाएगा तो उसका अंजाम उसको भुगतना पड़ता है। दुर्भाग्यपूर्ण यहां यह है कि भरत तिवारी को लेकर जो हम दिल्ली से देख रहे हैं, चूंकि मेरी बहुत से लोगों से वहां बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि आप लोग सर जैसे देख रहे हैं ये सामान्य कानून व्यवस्था का मसला नहीं है। उस आदमी की छवि इलाके में जो क्षेत्र के विकास के काम है उनको कराने के लिए लड़ाई लड़ने की है। बड़ा विचित्र है ये। मैं मतलब पूरी तरह से जानता नहीं था इस घटना को। जब मैंने वहां लोगों से बात की तो पता चला कि वो एसडीएम ऑफिस में प्रखंड में जाकर वो वहां के काम कराने की लड़ाई लड़ता था। और जो सबसे बड़ी बात है कि अभी मैंने पहले भी टिप्पणी में कहा था कि इसको जाति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। अब हालांकि लोग आरोप लगा रहे हैं कि जाति की वजह से गोली मार दी गई। आज मैं अभी भी मैं उसको नहीं मानता हूं, लेकिन कमाल की बात ये उसके पीछे खड़े लोग वो ब्राह्मण समाज के कम हैं, ये समझना बड़ा जरूरी है। मैंने जो वहां के वीडियोस देखे, वहां के जो स्थानीय रिपोर्टर हैं, यूट्यूबर हैं, जो वहां के लोगों से बात कर रहे हैं, वो सब अनुसूचित जाति के और पिछड़े समाज के लोग हैं जो भरत तिवारी को अपना नायक मान रहे हैं। अभी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि भरत तिवारी को नायक बनने की नौबत आ गई। क्या हुआ, कैसे हुआ? एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है, इसमें कोई संदेह नहीं। ठीक है, क्योंकि जब उसने पिस्तौल फेंक दी, जब उसने वो छोड़ दिया, और उस संवाद को भी अगर देखें तो वो जैसे पुलिस ने उसको घेर रखा है, वो गोली मारने की नियत में नहीं दिखता। वो ज्यादा जिसको कहते हैं ना कि लेके ये कर रहा है वो कर रहा है, वो वाला ज्यादा दिखता है। और उसकी बातचीत का तरीका भी है। लेकिन सवाल यह है कि कौन लोग थे जिनको पहली फुर्सत में उसको मार देना था। उसके रिवॉल्वर उठाने को किसी भी कीमत पे किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। ये तो पहले बार बार कहूंगा। लेकिन कौन लोग थे जो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वो पिस्तौल फेंके और हम इसको गोली मार दें? तो है तो ये हत्या। बस जाति वाला मसला मैं इसलिए कहता हूं कि हर चीज में अगर जाति देखेंगे ना तो फिर समाज कहीं जाके रुकेगा नहीं। और किसी भी चीज पे हम जाति, और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भरत तिवारी की हत्या के बाद उसके लिए रोने वाले लोग ब्राह्मण समाज के आपको दिख रहे होंगे, लेकिन जो वहां स्थानीय लोग हैं वो अधिकांशतः अनुसूचित जाति और पिछड़े समाज के। एक जो पैटर्न विजय जी दिखाई देता है वो ये है कि ये जो महापंचायत वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने हरियाणा में तो सुना, खाप महापंचायत होती है, जाटों की महापंचायत होती है, फलाना की महापंचायत हो गई, या उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे किसानों की महापंचायत हो गई, वहां पर भी जाटों की महापंचायत। ये महापंचायत और किसी एक जाति को लेकर महापंचायत वाला ये कॉन्सेप्ट अब मुझे बिहार में भी दिखाई दे रहा है। और इस बार बात ब्राह्मण की है और उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक है, इसलिए मैं ये इसमें पॉलिटिक्स लेकर आ रही हूँ। ये बिल्कुल ठीक बात है आपकी। महापंचायत एक्चुअली क्या है, दो हिस्से हैं इसके। एक है एनकाउंटर वाला, जिसको हर्ष जी ने भी कहा, हम लोग भी बार बार बात कर रहे हैं कि जाति पर हम नहीं जाते कि किस ब्राह्मण को मारा कि नहीं मारा, या जो भी हुआ होगा, जानबूझकर भी मारा। कुछ लोग नाराज हो सकते हैं मुझसे कि आपको ये लग रहा है कि वो मारा गया और आप इस पर नहीं कर रहे, हो सकता है वो भी हो। लेकिन मैं तो खैर एनकाउंटर के ही हमेशा खिलाफ रहा हूँ कि कोई भी एनकाउंटर किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। एक तो एनकाउंटर इलीगल है, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, तीसरा यदि कोई जघन्य अपराधी भी है तो अपराध की जड़ तक पहुंचने से वो रोकता है एनकाउंटर, क्योंकि वो मर गया तो फिर तो आपको मिलेगा ही नहीं ना कुछ कि जिसको आप पकड़ना चाहते हैं या जो करना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने जिसे आप हाफ एनकाउंटर कहते हैं, कुछ कहते हैं कि गोली मार दी, क्योंकि वो भाग के कहाँ जाएगा, पैर पर गोली मार दी, तो वो बात है। और यहाँ गोली मारने का जो वीडियो जितने आ रहे हैं उसका मुझे पता नहीं कितना सच है कि नहीं, लेकिन ये साफ दिख रहा है उसमें कि भाई उसने पिस्तौल रख दी और वो तो उससे पहले भी ये भूमिका बन रही है कि तुम कहाँ भागोगे, भाग के जाओ और एनकाउंटर तुम्हारा करेंगे। ये तो इसका मतलब पुलिस के या जो लोग थे उनके दिमाग में था कि इसका एनकाउंटर करना है, और वो एनकाउंटर किया गया। अब जो हो रहा है ये महापंचायत जो हो रही है, मैं उस पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, वो एनकाउंटर के खिलाफ नहीं हो रही, वो जाति के खिलाफ का एक एकजुट है, जिसकी आप आशंका या संभावना जाहिर कर रहे हैं कि पॉलिटिकल एसिमिलेशन है, पॉलिटिकल वो गुट बन रहा है कि भाई इस तरह से इसका कैसे पॉलिटिकल फायदा उठे। वो एनकाउंटर पर नाराज कम है, वो एनकाउंटर पर नाराज है कि भरत तिवारी का, एक ब्राह्मण का एनकाउंटर, इसलिए पांडे जी पहुंच गए ना, तिवारी जी का तो तो पांडे जी पहुंच गए, प्रशांत पांडे जी वहां पर पहुंच गए हैं, संजय झा साहब भी वहां पर हैं। आप सोचिए एनडीए के लोग, अश्वनी चौबे हैं, वो आरके सिंह है, तो वो सारा अपर कास्ट वर्सेस पिछड़ी जो जाति है वो पॉलिटिक्स हो रही है, वो उसको महापंचायत के तौर पर लेकर आई है। वो ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और आपने उत्तर प्रदेश का रेफरेंस दे दिया, वो भी साफ है कि भाई उत्तर प्रदेश के चुनाव होंगे। लेकिन एनकाउंटर पर जब जब हम चुप रहते हैं ना,
तो ऐसे एनकाउंटर तो होंगे, इसलिए मैं हमेशा हर एनकाउंटर को गलत मानता हूँ, किसी भी तरह से जघन्य अपराधी। और इसकी सजा मान लीजिए उसने चोरी की होगी, अपराध किया हो, उसकी क्या सजा होती? फांसी हो जाती क्या? जिस मामलों में फांसी होती है उसमें भी आपको गोली मारने का अधिकार नहीं है। मैं एनकाउंटर को लेकर जो आप कह रहे हैं, जो हर्षवर्धन जी कह रहे हैं, फेक एनकाउंटर दिखाई दे रहा है, वो साफ है। आप ये कह रहे हैं आप तो एनकाउंटर के तरीके पर, एनकाउंटर पे ही आप किसके खिलाफ हैं कि हमेशा पकड़ा जाना चाहिए। और मुझे इसमें राजनीति इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि जो हमारे फोर्सेस ये जानकारी दे रहे हैं प्रोफेसर आगी जी कि उत्तर प्रदेश के खास तौर पर पूर्वांचल के बेल्ट से बहुत सारे बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो ब्राह्मण समाज से आते हैं वो भी इस महापंचायत में जाने वाले हैं। इसलिए मुझे ये ब्राह्मण वाली राजनीति मतलब बिहार के जरिए उत्तर प्रदेश में क्या साधने की कोशिश हो रही है? आपने बहुत सही बात कहा और मुझे भी मैं हैरान हूँ शब्द सुन करके। ये महापंचायत जैसा शब्द जो है वो खाप पंचायत जैसा शब्द, जाटों का खाप पंचायत, किसानों का महापंचायत, इस प्रकार की पंचायत जैसी शैली जो है बिहार की राजनीति में नहीं देखा जाता है। देखिए, जातीय आधार पर आप कहेंगे तो वहाँ पर भी सेनाएं बनी हैं, रणवीर सेना बनी, करनी सेना बनी है। और आप इसमें देखेंगे कि एक पूरा का पूरा जितना अपर कास्ट के नेता है वो कहीं न कहीं खुल कर के सामने आ रहे हैं। हमने देखा था 2 दिन पहले विजय सिन्हा को बोलते हुए मैंने देखा था, फिर चौबे जी को मैंने, विलासविनी चौबे को मैंने बोलते हुए देखा। राजकुमार सिंह जी जो है वो क्षत्रिय हैं, उनको भी हमने सामने आते हुए देखा। करनी सेना के लोग हैं वो भी सामने आकर, करनी सेना का मतलब ही है क्षत्रियों की सेना, वो सामने आकर के इसका विरोध करते आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये अपर कास्ट वर्सेस ये जो मामला है वो इस प्रकार का रूप देने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें कौन कौन लोग हो सकते हैं? एक तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर वे लोग हैं जो वर्तमान सरकार से नाखुश होंगे कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में सरकार बनी है, बाहर से लोग आए हुए सम्राट चौधरी है वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो उनसे जो खुंदक है वो भी एक बाहर निकल करके आ रहा है। दूसरा, जो जिस प्रकार से हत्या हुई है उसमें साफ दिख रहा है कि ये इनकाउंटर जो है, मैं मानता हूँ, मैं विजय जी से सहमत नहीं हूँ कि इनकाउंटर कोई इनकाउंटर होना ही नहीं चाहिए। अब अतीक अहमद जैसे लोग जिनके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 के 10 जजों ने कहा कि हम सुनवाई नहीं करेंगे, इतना टेरर हो। साहबुद्दीन का मामला ले लीजिए, इतना टेरर हो कि वो मगरमच्छ के सामने किसी को फेंक दे और कहे कि उसको काट, तो ऐसे लोगों के साथ तो वही न्याय होगा, त्वरित न्याय की वही चीज़ें चलनी चाहिए। बाकी अन्य मामलों में मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये भरत तिवारी हैं या कोई, मैं जब विकास दुबे की इनकाउंटर हुआ था तो उस समय भी मैंने कहा था कि नहीं, ये बिल्कुल ठीक हुआ है, बिल्कुल जायज़ हुआ है, उसको जातीय रंग में देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि विकास दुबे जो है वह, जब आपको याद होगा इस पर विरोध जो है वो नीतीश जी ने भी किया है संभवतः। बिल्कुल, जब नीतीश जी सत्ता में आए थे तो उन्होंने भी इनकाउंटर करवाया था, ऐसा नहीं है कि इनकाउंटर नहीं कराया था। जो भी छठे बदमाश, दबंग बदमाश थे, उनका उन्होंने इनकाउंटर करवाया था। सर, मैं जिस प्रश्न को लेकर आप लोगों के बीच आई वो ये था कि क्या बिहार के जरिए यूपी में कोई प्रयोग करने की कोशिश हो रही है? क्यों? क्योंकि अभी आप एक पैटर्न सा दिखाई दे रहा है कि अगर पूर्वांचल से बीजेपी के कुछ ब्राह्मण समाज से आने वाले कार्यकर्ता महापंचायत में पहुंच रहे हैं, पहली बात। मायावती का ब्राह्मणों को लुभाने के लिए पोस्ट आना, भी कल ही हमने दिखाया, बहुत ही विस्तृत लंबा चौड़ा पोस्ट है, 2007 का उन्होंने हवाला दे दिया। अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों की पूछ नहीं है, उन्हें तवज्जो नहीं है, और फिर ये भरत भूषण तिवारी का इस तरह से एनकाउंटर हो जाना। देखिए, अखिलेश यादव अपनी जगह, उनको कहना है चूंकि उनको राजनीति करनी है। अखिलेश यादव की पार्टी में कौन बड़ा ब्राह्मणों की पूछ है? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे किसी ब्राह्मण को प्रोजेक्ट कर देंगे? नहीं करेंगे ना। अखिलेश यादव के अपने राजनीतिक वर्चस्व के लिए ब्राह्मणों की जरूरत है, और इसलिए वो कह रहे हैं ताकि ब्राह्मण एक बहुत बड़ा वोट बैंक है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है, सतत खड़ा है।
लेकिन वो कहीं ना कहीं ये महसूस करता है कि भाई एक समय हमारे 5 और 6 मुख्यमंत्री हुआ करते थे पूरे देश के अंदर, आज हमारे नहीं मुख्यमंत्री हैं। तो इस प्रकार की भी बातें सुनने को मिलती है कि होता क्या है कि जब जाति के आधार पर अब राजनीति की नींव आप खड़ी कर देंगे, तो मैंने कल भी कहा था कि जब अल्पसंख्यक के नाम पर पोलराइज होगा तो बहुसंख्यक ऑटोमेटिक पोलराइजेशन होगा। जब क्षत्रिय का पोलराइजेशन होगा तो ब्राह्मणों का भी पोलराइजेशन होगा। जब ओबीसी का पोलराइजेशन होगा तो अन्य जातियों का भी पोलराइजेशन होगा। महत्वपूर्ण सवाल है कि हम देश को किस दिशा की तरफ लेकर के जा रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर या अन्य मुद्दों के नाम पर हम किस दिशा में रहे। हमने कभी सोचा नहीं था कि इस प्रकार से आज देखिए मजेदार बात है, बस एक लाइन खत्म कर दूं एक लाइन में जातीय सेनाएं आज हर जाति का हो, हर जातियों का सम्मेलन होता है और उसमें मंत्री और बड़े बड़े राजनीतिक नेता, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के भी क्यों ना हो, वो भी जाते हैं। हिंदुत्व का जो बड़ा खेमा है, क्षत्रिय है, वो तो कॉमनल हो जाता है, और जातियों का जो खेमा है वो तो बड़ा सेकुलर रहता है, उस पर हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कहानी कुर्सी की में अब बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा केस की। एसआईटी जांच चल रही है, प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव चढ़ावा चोरी के मामले को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुछ देर पहले ही अखिलेश यादव ने एसआईटी जांच को लेकर एक पोस्ट किया, वो पोस्ट आपके सामने है। अखिलेश यादव ने कहा, अब तक मामले में एफआईआर दर्ज ना होने को लेकर सवाल है। अखिलेश यादव ने लिखा, एफआईआर के बिना एसआईटी बिना तीर की कमान है। अखिलेश यादव ने यह भी लिखा कि जिस तरह से चढ़ावा चोरी मामले में रोज हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, इससे सनातनियों के अंदर आक्रोश बढ़ रहा है। एसआईटी जांच की बात करें तो चंदा चोरी के मामले में चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है। रिपोर्ट में ना तो चंपत राय का नाम है, ना अनिल मिश्रा का नाम है, ना गोपाल राव का नाम है। कल सुबह रिपोर्ट सौंपी गई थी, शाम को ही चंपत राय राम मंदिर के शीर्षावतार मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में शरीक हुए। मंच पर संचालन करते हुए तस्वीर आपके सामने है। पूजा अर्चना भी की और इस दौरान अनिल मिश्रा और गोपाल राव भी दिखाई दिए थे। तो सवाल यह है समीर जी कि क्या चंपत राय को क्लीन चिट मिल गई है? क्या 27 की एक नई स्क्रिप्ट अखिलेश यादव के नाम से भी सामने आ गई है? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राम मंदिर की इतनी बड़ी चोरी को सरकार एक सामान्य चोरी के रूप में ले रही है। जैसे कोई एक सामान्य कहीं चोरी चकारी हो जाती है, सरकार उसको उसी तरीके से ले रही है। जरा भी गंभीरता न केंद्र सरकार की न कहीं की नजर आ रही है कि इसको लेकर कोई संस्था ने बहुत गंभीरता से दिया हो और इसे बिल्कुल एक अपने प्रतिष्ठा का प्रश्न और अपने लिए एक बड़ा एक चुनौती के रूप में देखा हो। आप देखिए, एसआईटी ने पूरी जांच की, जाकर होम सेक्रेटरी के जो एडीजी हैं उनको जाके रिपोर्ट सौंप दी। वो भी खुद एक ट्रस्टी है उसके अंदर, उनको रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट कब सार्वजनिक होगी? एसआईटी ने क्या किया, जब रिपोर्ट आपको सौंप दी गई है सरकार को, उन्होंने अपने फाइंडिंग्स बता दिए, उनको ऑब्जर्वेशन जब एसआईटी ने दे दिया है, उसके बाद भी 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, सरकार सार्वजनिक क्यों नहीं कर रही है? सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताया सरकार सार्वजनिक करे कि इसमें एसआईटी ने कहा क्या है। क्या एसआईटी ने सबको क्लीन चिट दे दी? क्या एसआईटी ने यह कहा कि ट्रस्ट भंग होना चाहिए? क्या एसआईटी ने यह कहा कि सबके इस्तीफे होना चाहिए? क्या एसआईटी ने कहा कि इन लोगों से पैसा निकला, ये इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इनके खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज हो और इनको एसआईटी की रिपोर्ट में पूरा जो प्रोसेस यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो था उसे लेकर जरूर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि इसमें बदलाव होने की आवश्यकता है, ऐसे हमारा सुझाव है। और बाकी जितनी बातें हैं वो तो हम लगातार बता ही रहे हैं, चाहे वो सीसीटीवी का हो, गिनती का हो, फिर वो बैंक तक ले जाने का हो। सबसे बड़ा प्रश्न है कि अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं हो रहा है? इतना होने के बाद भी अभी तक ट्रस्ट के लोग इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्यों चंपत राय अभी तक कुर्सी पर चिपके हुए बैठे हुए? क्यों वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे? और नैतिकता छोड़ो, आप नहीं मानते कि आप में नैतिकता है। अब आज पूरा समाज आपकी तरफ देख रहा है, सारे संगठन आपकी तरफ देख रहे हैं। आप इतने बड़े ट्रस्ट के महामंत्री बनके बैठे हो, आपके पीछे राष्ट्रीय सेवक संघ का मान सम्मान लेकिन जुड़ा सर हुआ जब है, आप ये कहते हैं तब ऐसा लगता है कि घोषित तौर पर आप ये बता रहे हैं कि जैसे उनके अंदर एक त्रुटि है। नहीं, आपके ऑपरेशन में तो त्रुटि होगी ना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चंपत राय ने पैसा खाया है, चंपत राय चोरी में शामिल है, लेकिन वहां पर व्यवस्था तो महामंत्री की जिम्मेदारी है ना, कोई तो जिम्मेदारी लेगा। ठीक है। अगर एसपी शहर के अंदर है और थानेदार अगर चोरी कर रहा है तो जिम्मेदारी तो एसपी की है ना, कि वो थानेदार को सस्पेंड करेगा, थानेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा, उसका तबादला करेगा। एसपी ही अगर चुप बैठ जाएगा तो ये माना जाएगा ना कि एसपी की देखरेख में थानेदार ने चोरी करी है।
आप बताइए ना कि कौन इसके अंदर शामिल है, नहीं है, आपने क्या जिम्मेदारी ली। अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए इस संस्था के महामंत्री होने के नाते, तो आप कहिए कि मेरे से त्रुटि में चूक हुई है, मेरी निष्ठा में कमी नहीं है, लेकिन मेरे से गलती हुई है, मैं नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा आज हाई कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई भी है। सीबीआई और स्वतंत्र एजेंसी से ऑडिट कराने की बात भी कही जा रही है। हर्षवर्धन जी। नहीं, मुझे लगता है कि अब ये सारी बातें जो भी सुनाई दे रही हैं वो बहुत बुरी लग रही होंगी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, देश के हर राम भक्त की बात कर रहा हूँ, हर आस्थावान हिंदू की बात कर रहा हूँ। और कल वो शेषावतार मंदिर में जो ध्वजारोहण हुआ और उसमें चंपत जी का आदर्श से पूर्ण भाषण वो चला, सारे लोगों दिखे। अब हम तो उम्मीद ये कर रहे थे कि एसआईटी की जांच हुई है, आपने बेसिक नहीं पूरा किया, एफआईआर नहीं कराई, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी तो कह रहे थे कोई बचेगा नहीं, तो दूसरे की जिम्मेदारी कहाँ है? राज्य के मुखिया तो वही है, चोरी हुई है तो अपराध हुआ है तो वो तो राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो आखिर क्यों नहीं अभी तक किसी पर कार्रवाई हुई? एक आदमी पर अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और जिस तरह का पेंडोरा बॉक्स खुल गया है ना, कोई कह रहा है कि हमने चांदी की काग भुषुंडी की मूर्ति दी थी, कोई कह रहा है सिंधी समाज की तरफ से इतना चांदी दिया गया था जो 150-2 करोड़ का था, अब 6 से 7 करोड़ का हो गया। कोई कह रहा है कि हम दे के गए थे तो वहां हमें रसीद नहीं मिली। इस सब के बावजूद इतना दुस्साहस कि राम के मंदिर में बैठे रहने का साहस कर पा रहे हैं। और आज तक मैं ये इस तरह से नहीं कह रहा था, लेकिन चंपत जी को इस उम्र में कौन सा मोह हो गया है, कौन सा लोभ हो गया है, यह प्रश्न अब खड़ा होता है। मैं आज तक ये बात, आज के पहले मैंने ये बात नहीं की और मेरा ये मानना था कि न्यासी के तौर पर उनको त्यागपत्र देना चाहिए था, लेकिन ये नहीं चलेगा भाई। कोई भी पद, कोई भी व्यवस्था, कोई भी संगठन राम के मंदिर से, राम की आस्था से बड़ा नहीं हो सकता है, एकदम स्पष्टता समझिए। और अपराध अगर हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें व्यक्ति के आधार पर कानूनी कार्रवाई कैसे तय हो? कानूनी कार्रवाई अपराध के आधार पर तय होती है। अपराध क्या है? इतने लंबे समय से वो इंटरनल ऑडिट की रिपोर्ट भी घूम रही है, मेरे पास भी वो रिपोर्ट आई है कि 2020 में ही सजेस्ट किया गया था कि इसका एक फॉर्मल एक एसओपी बनाया जाना चाहिए। जिस एसओपी की बात हो रही, वो इंटरनल ऑडिट में कहा गया कि भैया आपका इंटरनल ऑडिटर क्या कर रहा है? इंटरनल ऑडिटर भी तो एक होता है ना, वो क्या कर रहा है? और ये सारी बातें अगर हर कोई ये कह रहा है कि चंपत जी की जानकारी में ही थी, तो फिर वो कह दे, फिर आप किस्सा चलाते रहिए कि 2 धोती में रहते हैं, खिचड़ी खाते हैं, कुछ नहीं किया जीवन में, फिर तो ये नहीं चलेगा ना। और मैं कह रहा हूं ये बहुत पीड़ा की बात है, ये दुख देने वाली बात है। पूरे जो राम भक्त हैं उन सबको ये चिढ़ाने की, उनको एक तरह से कहें कि उकसाने की कार्रवाई है, अगर अभी भी न्यास के न्यासी पद से त्यागपत्र नहीं दे रहे। सर, कुछ सोर्सेस तो विजय जी ये भी बता रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के बड़े बड़े नेता प्रचारक जो हैं, उन्हें बचाने के लिए दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से नागपुर, हर जगह चक्कर काट रहे हैं। जो सर ये सोर्सेस के हवाले से हाँ बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं उस पर जाता नहीं, जो बचा रहे हैं नहीं बचा रहे। और मैं इसको फिर से वही कह रहा हूँ कि पाप पुण्य पीड़ा से मैं नहीं जोड़ता, मैं अपराध की तरह से देखता हूँ। क्या अपराध हुआ कि नहीं हुआ, और अपराध हुआ तो किन लोगों को सज़ा मिली, किन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई, किन लोगों के खिलाफ जांच हुई। शुद्ध न्यायिक व्यवस्था पर मैं बात करता हूँ। इस सिस्टम पर सवाल मैंने उस दिन भी खड़े किए थे कि एसआईटी किसकी रिक्वेस्ट पर हुई? जिन लोगों पर चोरी के आरोप है, जिन लोगों पर चोरी के, गड़बड़ी के जो भी गड़बड़ हुई है उसके आरोप है, उन लोगों की रिक्वेस्ट पर एसआईटी बनाई गई है। ठीक है, अब एसआईटी बना दी उनकी रिक्वेस्ट पर, फिर एसआईटी की रिपोर्ट किसको सौंपी गई? जो उस ट्रस्ट का मेंबर है। और फिर आप कह रहे हो कि जांच हो रही है। इनकी बात करें आप? हाँ, इनकी बात कर रहा हूँ, एडीजी होम है संजय कुमार जी, उनकी बात कर, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं, लेकिन वो ट्रस्टी हैं उस मेंबर के, उसके बोर्ड के, ट्रस्ट के, उन्हीं को आप रिपोर्ट सौंप रहे, एक्स ऑफिशियो है, मतलब है ना वहाँ पर। तो चोर, सो कॉल चोर कह लो आप उसको, उन्होंने कहा कि भाई जांच करवा लो, तो जांच रखा दी। और जांच किसको दी? जो खुद ही उसी में बैठा हुआ, जिसके निगरानी में हो रही है। निगरानी तो वो करते ही है ना, एक्स ऑफिशियो है, इसका मतलब निगरानी उनकी जिम्मेदारी है। और फिर सोचिए 2 दिन में क्या हुआ। अभी 1 दिन पहले खुद मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए, उस समय उसकी जरूरत भी नहीं थी, बहुत सारे लोगों ने कहा क्यों गए, लेकिन उन्होंने मैसेज दिया कि वो चंपत राय, गोपाल राव, अनिल मिश्रा, सो कॉल लोगों को उस कार्यक्रम में शामिल नहीं करेंगे, ये मैसेज दिया गया। और वो जब पहुंचे तो वो लोग नहीं थे। ठीक है, और कल शेषावतार
का जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है उसमें चंपत जी शामिल है। तो इसका मतलब वो रिपोर्ट सार्वजनिक भले ही ना हो, लेकिन चंपत जी को और लोगों को बता दी गई है कि भाई आपका नाम नहीं है, इसलिए आप ये कार्यक्रम कर सकते आपने हो। 2 मैसेज दिए सर, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। संगीत रागी जी की टिप्पणी इस पे इंपॉर्टेंट है। एक मैसेज वो था कि योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम से सबकी दूरी थी, और एक मैसेज ये कल शाम का है कि शेषावतार के ध्वजारोहण के कार्यक्रम समय मुझे बीच में नहीं कूदना चाहिए। कौन सा इसमें दूरी थी? ये तो तमाशा करने की बात हुई ना कि योगी जा रहे हैं, दूरी है। ठीक, ये कौन सा वाला तमाशा चल रहा है भाई? कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, जब मर्जी होगी आ जाएंगे, जब मर्जी होगी चली जाएंगे, ऐसे चलेगा क्या? राम मंदिर में बैठ के सारे काम कर ऐसे नहीं हो रहे हैं, सकता। सबको फोन कर रहे, सब कर रहे, सारे अधिकार दिखा रहे, लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे, और आज भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरा बाल बाका नहीं हो सकता, मैं जो चाहूंगा राम मंदिर के अंदर वो चलेगा। इतनी तानाशाही, इतना अहंकार, इतना कानून कहीं तो काम करता दिखे, किसी एक जगह तो कानून काम करता दिखे ना। रागी जी, एक लाइन में कुछ हो तो ऐसा दिखे जिससे कानून पर कोई भरोसा बने। ये सबके अग्नि परीक्षा का समय है। मैं फिर ये बात कह रहा हूं, एक ही लाइन बोलूंगा, चंपत राय जी इसमें शामिल नहीं है। जब तक रिपोर्ट में उनको गुनहगार नहीं मिला, सब मान लेते हैं, ये भी मान लेते हैं अनिल मिश्रा इसमें अपराधी नहीं है, ये भी मान लेते हैं कि व्यवस्थापक गोपाल राव जो हैं उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो पूरे हिंदू समाज में जो परसेप्शन गया है वो आपके अग्नि परीक्षा के लिए आपको तौल रहा है। और इसमें जितने लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब अग्नि परीक्षा से आज गुजर रहे हैं। हिंदू समाज उनकी तरफ निगाह भरी दृष्टि से देख रहा है तो संघ की भी अग्नि परीक्षा है कि आप इस पर क्या निर्णय लेते हैं। किसी को बचाने के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, या आप जो है पूरे देश के अंदर, राम ने भी तो राम तो जानते थे कि माँ जानकी जी, हमारी जानकी माँ जो है वो पवित्र है, लेकिन उनकी अग्नि परीक्षा ली थी ना, अग्नि परीक्षा ली थी। अयोध्या में 10 सेकंड और वहां इतना मर्यादित आचरण, अयोध्या में आने के बाद एक अग्नि परीक्षा हो चुकी थी, इसके बावजूद भी उनको ये किया। तो उस परीक्षा, उस राम के मंदिर में निष्कलंक होकर के दुनिया को दिखना चाहिए कि ये स्पष्ट है, वो ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई है। सीबीआई स्वतंत्र एजेंसी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जब ये मामला आ रहा है तब वहां से क्या निकलकर सामने आता है, वो भी तस्वीर आपके सामने हम रखेंगे।